एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम कर रही हूं। क्यों? क्योंकि यू हैव टू ब्रेक द चेन। आपको कोरोना को खुद से दूर रखना है। कोरोना आपसे दूर तब रहेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर में बिताएंगे, लोगों के बीच में कम जाएंगे। लेकिन हमारी एक टीम है जो लगातार एबीपी न्यूज़ के दफ्तर में जुटी हुई है, अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रही है। और ऐसी सिर्फ एबीपी न्यूज़ की टीम नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो दफ्तर जा रहे हैं। 18 साल की उम्र से लेकर 44 साल की उम्र वाले वो तमाम लोग आज भी दफ्तर जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले वही लोग हैं जो आपको चुनते हैं, जिनको वोटों का अधिकार होता है। ये वही लोग हैं जब कमाई करते हैं तो उसका एक अच्छा खासा हिस्सा टैक्स के रूप में आपको यानी सरकारों को देते हैं। तो जब 18 से 44 साल के इन तमाम लोगों को टीका लगाने की बारी आती है तो आप फ्री क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों 18 से 44 साल के इस कैटेगरी को फ्री में वैक्सीन नहीं लग सकती है हिंदुस्तान में? इनफैक्ट एक कदम और आगे जाकर मैं आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इन लोगों को वैक्सीन का वादा तो किया गया, लेकिन असल माने में ग्राउंड जीरो पर जब आप जाएंगे तो इनकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हकीकत क्या है, आप आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में देखेंगे। बस इसी बात का सबसे बड़ा डर था कि वैक्सीन लगवाने के लिए कहीं मेला न लग जाए, जो हालात सुधारने की बजाय और बिगाड़ दे। जो तस्वीरें आज दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी से सामने आई, जहां सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने वालों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि रूह कांप गई। इन लोगों को न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा और न ही कोविड प्रोटोकॉल का। देश के कई हिस्सों में आज से 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली की तस्वीरें। इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं। लोगों की लंबी लंबी जो कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है। सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे वैक्सीन लगवाने के लिए। बाकायदा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके बाद यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि कितनी उत्सुकता है लोगों में वैक्सीन को लगवाने के लिए। लंबी कतार यहाँ पर स्कूल में लगी हुई है। दिल्ली में 18 साल से ऊपर वालों को टीका देने के लिए 77 स्कूलों में वैक्सीनेशन के लिए बूथ तैयार किए गए। हर स्कूल में 5-5 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए। 90 लाख लोगों को वैक्सीन देने का प्लान है। अगले 3 महीने के अंदर सभी को टीका लगाने की योजना है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के विनोद नगर वेस्ट में मौजूद हैं, जहां पर टीकाकरण करवाने के लिए लोग आए हुए हैं। और हमारे सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरह से यहां पर वैक्सीनेशन जो है वो करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेस्क जो है बनाया गया है, जहाँ पर लोग आकर अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लोग लेकर आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं। उसी के साथ साथ पीछे देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ जो है लोगों की अभी से ही उमड़ी हुई है। इतनी लंबी लाइन लगाकर लोग यहाँ पर अपने टीकाकरण होने का इंतज़ार कर रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मुंबई में पिछले कुछ दिनों में लगातार वैक्सीन की किल्लत की बात सामने आती रही है। यहाँ आज 45 साल से ऊपर के लोगों की बजाय सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी। मुंबई में वैक्सीन की संख्या काफ़ी कम है। बताया जाता है कि कुल 2500 डोज ही मुंबई में आज के दिन अवेलेबल है, जिसे 5 अलग अलग सेंटर्स में डिवाइड किया गया है। उसमें से 500 नायर अस्पताल,
500 बीकेसी का ये जो जंबो अस्पताल है वहां पर दिया गया है, 500 राजावाड़ी अस्पताल, 500 ऊपर अस्पताल और 500 सेवन अस्पताल में दिया गया है ताकि किसी एक सेंटर पर भीड़ ना हो। मुंबई में वैक्सीन की कमी होने की वजह से आज 44 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। लखनऊ के 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज लोगों को टीका दिया जा रहा था। 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन के 300 डोज का इंतजाम था। लोहिया संस्थान में इस वक्त खड़ा हूं, जहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए अलग बूथ बनाया गया है और 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन के लिए अलग बूथ हैं। यहाँ प्रदेश में 20,200 लोगों का आज वैक्सीनेशन होगा, जहाँ पर 18 साल से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी को उनका टाइम स्लॉट दिया गया है, अलग अलग टाइम स्लॉट में लोगों को बुलाया गया जिससे कि भीड़ भाड़ ना लगे। मेरा नाम काशिका खन्ना है। रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया था 3 दिन पहले, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी रजिस्ट्रेशन आपका हुआ नहीं है। ऑन द स्पॉट किया गया आपने और वो माना नहीं जाता है। मैसेज आया था, उसमें यही लिखा है कि 3 तारीख को आपका स्लॉट बुक हुआ है राम मनोहर लोहिया में 9 बजे। कितने से कितने स्लॉट था आपका? 9 से 11। अभी क्या कह रहे हैं कि आपका हुआ नहीं है बुक। मैसेज दिखाया आपने? जी, मैंने मैसेज दिखाया, लेकिन वो उनके पास मैसेज कोई नहीं आया है। यूपी की योगी सरकार ने वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की बात कही थी। आज जब उस पर पत्रकारों ने यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री से सवाल किया तो वो सवाल से बचते नजर आए। ग्लोबल टेंडर जाने कह रहे सर, वो कब होगा, कैसे होगा? जी, ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी आपके सामने परिणाम आएगा। 1 करोड़ वैक्सीनेशन के बारे में बता दें सर, जो 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया था। देश के कई हिस्सों में आज 18 साल से ऊपर वाले कुछ लोगों को वैक्सीन दी गई तो कई जगह लोगों को निराशा हाथ लगी क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक वहां मौजूद नहीं था। राज्यों की बात करें तो फिलहाल दिल्ली के पास 3,87,000, हरियाणा के पास 4,90,000, उत्तर प्रदेश के पास 14,25,000, बिहार के पास 8,69,000, झारखंड के पास 5,50,000, राजस्थान के पास 3,64,000, छत्तीसगढ़ के पास 3,26,000, असम के पास 3,32,000, हिमाचल प्रदेश के पास 2,02,000 और तमिलनाडु के पास 1,98,000 वैक्सीन डोज मौजूद हैं। सवाल यह है कि तमाम राज्यों में टीके का जो टोटा है वो आखिर कब खत्म होगा। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने अभी तक राज्यों को 16 करोड़ 54 लाख वैक्सीन डोज मुफ्त दी है। इनमें से 15 करोड़ 79 लाख वैक्सीन की खपत हो चुकी है। हालांकि इसमें से कुछ वैक्सीन बर्बाद भी हुई है। राज्यों के पास अभी वैक्सीन की 75 लाख से ज्यादा डोज मौजूद है। अगले 3 दिन में राज्यों को 59 लाख डोज मुहैया कराई जानी है। जो 1 तारीख से हमारा नया प्रोसेस शुरू होना था, जिसमें कि स्टेट स्थाई पर और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के लोगों को हम कवर कर सकें, उसने इनिशियल बिगनिंग की है। करीब 18 लाख लोगों को उसमें वैक्सीनेशन के लिए कवर किया गया है और धीरे धीरे इस स्थिति में भी हम एक गति पाएंगे। इस बीच विपक्ष के 13 नेताओं ने एक साझा बयान जारी कर कहा है कि देश में सभी लोगों को कोरोना का मुफ्त टीका दिया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने वैसे भी बजट में इसके लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान रखा था। अब उसी पैसे का इस्तेमाल कर ये टीका मुफ्त में दिया जाना चाहिए, जिससे कि देश जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है उसमें मदद मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से निपटने के लिए इस बार बजट में वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था। देश में 18 साल से ऊपर के लोगों की आबादी 87.65 करोड़ है। इस हिसाब से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने में 175 करोड़ डोज चाहिए। केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन मिलती है, तो सिर्फ वैक्सीन पर 26,295 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर पर खर्च 2 डोज पर 300 रुपए, लॉजिस्टिक पर खर्च 2 डोज पर 100 रुपए, बाकी और खर्च 2 डोज पर 100 रुपए आते हैं। तो कुल मिलाकर 18 साल से ऊपर की कुल आबादी को वैक्सीन देने पर 70,121 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वैक्सीन पॉलिसी पर केंद्र विचार करे। सवाल यह है कि देश की जनता अगर सरकार को भर भर कर टैक्स देती है, जनता की सेवा के लिए सरकार चुनती है, वोट देती है, तो फिर उनकी फिक्र क्यों नहीं की जाती? 18 साल से 44 साल वालों को भी मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल फ्री लगानी चाहिए। जब हम लोगों को घर बैठाया है, काम धंधे बंद करे हैं हम लोगों के, तो टीके तो फ्री में लगाने ही चाहिए। जो लोग नहीं सक्षम है उन लोगों को करो,
जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं या जो लोग नहीं पे कर सकते हैं, उन लोगों को फ्री में कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट मुफ्त होने के बेसिस पे वो जाके लगा सकते हैं। और जिस तरह से ये पैंडेमिक सिचुएशन है, इस चीज़ को कंट्रोल करना, उस तरह का ऑफर गवर्नमेंट की तरफ से देना से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने कभी सोचा था कि हिंदुस्तान में आपके आसपास आपको, आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को सांस के लिए गुहार लगानी होगी कि मेरे जानने वाले को, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरी बूढ़ी माँ को, मेरे बूढ़े पिता को सांस नहीं आ रही है, उसे तकलीफ़ हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दो। आपने कभी सोचा था, चाहे वो किसी भी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हो, आज की तारीख में आलम यह है कि बस ऐसे हाथ खुले हैं कि ऑक्सीजन दे दो। और आज गृह मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ये कहते हुए सुनाई पड़े कि देश में सफिशिएंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। कभी आपने ये सोचा था कि हिंदुस्तान में न्यायालय को बही खाता देखना पड़ेगा कि किस अस्पताल के पास कौन सा ऑक्सीजन प्लांट मुहैया है या सप्लाई होती है वहाँ से? सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन सफिशिएंट है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर, अस्पतालों के बाहर क्या आलम है, लोग कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं एक अदद सांस को, आप देखिए। देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन लेवल उनका 70 से डाउन है। गैस नहीं मिल रही है। देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। ये तस्वीरें दिल्ली में बैठे स्वास्थ्य मंत्रालय के उन अफसरों को गौर से देख लेनी चाहिए जो कहते हैं कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एक बेटी अपनी मां को प्राणवायु देने की कोशिश कर रही है, उनकी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटी है, उनके मुंह में अपने मुंह से ऑक्सीजन भरने की नाकाम कोशिश कर रही है। एक एक सांस के लिए तरसती बहराइच की इस महिला को मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का कोई जुगाड़ नहीं हुआ तो ये बेबस बेटी अपने मुंह से उनके शरीर में प्राण फूंकने की मशक्कत करने लगी, लेकिन फिर भी वो अपनी मां को बचा नहीं पाई। आगरा से भी पिछले दिनों ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जिसमें एक पत्नी अपने सुहाग को बचाने के लिए अपने पति के मुंह में सांस भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काश कि ऐसा संभव होता और उसकी जान बच जाती। आज जब गृह मंत्रालय के एक बड़े अफसर ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो ये तस्वीरें उस सिस्टम को चिढ़ाने के लिए सामने आ गईं जो सिर्फ आंकड़ों की भाषा समझते हैं। जरा पहले वो दावा सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। मैं सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होने के बाद भी देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। केंद्र सरकार कह रही है कि देश में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जारी है। नाइट्रोजन प्लांट्स को ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करने का काम चल रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 1 अगस्त 2020 को ऑक्सीजन का उत्पादन देश में 5700 मीट्रिक टन था, जो अब लगभग 9000 मीट्रिक टन हो गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। लखनऊ में देखिए, यहाँ इस निजी अस्पताल में साफ लिखा है कि ऑक्सीजन नहीं है। लखनऊ में ही ये देखिए, ऑक्सीजन की लंबी लाइन लगी है। कितनों को ऑक्सीजन मिलेगा, कितनों को नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरठ में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से एक अस्पताल में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मरीजों के घर वालों ने जमकर बवाल काटा। मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे साथ अपने मरीज की हिफाजत करो। मेरा अंदर भाई एडमिट है। हमें 15 मिनट पहले ये पता चला कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। यहाँ की जो मालकिन है ममतेश गुप्ता जी, वो गायब है। ठीक है, स्टाफ यहाँ से गायब हो चुका है। ऑक्सीजन के लिए कह दिया कि अभी व्यवस्था नहीं है। लुधियाना में ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत पर घरवाले बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से 24 लोगों की मौत हो गई। हालत ये है कि अस्पतालों में ही नहीं, शमशान घाट में भी जगह की कमी दिख रही है। एक तरफ लोग मर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग चाहते हैं कि ये तस्वीरें देश के सामने ना आए। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि मीडिया चैनल्स को निर्देश दिया जाए कि वो लोगों की मौत से जुड़ी हुई खबरों को ना दिखाए। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया का काम है सच दिखाना और कोरोना से हुई मौतों के बारे में जानकारी देना। कहीं से भी नेगेटिव न्यूज नहीं कही जा सकती। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। उन्होंने लिखा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई के लिए आर्मी की मदद मुहैया कराई जाए। डीआरडीओ ने जिस तरह एक हॉस्पिटल तैयार किया है उसी तरह और हॉस्पिटल तैयार किए जाएं। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में मांग की गई कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा सेना के हवाले कर देना चाहिए, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे सामने ये मामला पहले भी आ चुका है, जिस पर हमने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बाबत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी भी लिखी है और फिलहाल रक्षा मंत्री के जवाब का इंतजार है। इस बीच आज जो ताजा आंकड़े आए उसमें बताया गया कि पिछले 24 घंटे में देश में 3,417 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1 लाख से भी ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 7 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव केस हैं। 17 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस हैं। दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले से कम मामले आ रहे हैं। अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेज रिपोर्ट हुए थे तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेज, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेज। तो शायद केसेज में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेज में कुछ कमी पाई जा रही है। डिक्रीज इन केसेज का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मौत के आंकड़े देखकर घबराए कई लोग इन दिनों बिना डॉक्टर के परामर्श के ही सीटी स्कैन के लिए पहुंच रहे हैं। आज दिल्ली एम्स के निदेशक ने कहा कि ये सही नहीं है। सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। आप जानते हैं कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो हर रोज 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में आ रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है लेकिन उसके बावजूद नाकाम हो रही है। कई सारे राज्यों में आंशिक लॉकडाउन भी लगाया हुआ है, लेकिन जैसा उसे रिजल्ट देना चाहिए कोरोना के केसेस को कम करने में, वैसे रिजल्ट्स दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में कोरोना टास्क फोर्स ने सिफारिश की है, और सिफारिश पता है क्या है? 15 दिन संपूर्ण लॉकडाउन। दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में इस तरह की बदहवासियत है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। कई दवाइयों की कमी है। हर कोई अपने और अपनों के परिवारों को बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। देश में कोविड का टेस्ट कराना भी फिलहाल आसान नहीं है, इलाज की तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में देश के लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय बच जाता है? क्या ये उपाय देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना है? कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश में कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। इन सदस्यों में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के सदस्य हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या देश में अब संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है? कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर VK पॉल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं। राष्ट्रीय टास्क फोर्स के तहत पैनल की जिम्मेदारी देश में कोविड-19 प्रबंधन रणनीति की देखभाल करना है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक
देश की कोविड टास्क फोर्स के कई सदस्यों ने वायरस के ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन की सिफारिश की है। टास्क फोर्स के कुछ सदस्यों के मुताबिक कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट ने पूरे स्वास्थ्य सेवा के ढांचे के लिए खतरा पैदा कर दिया है। ये नया म्यूटेंट पहले से ज्यादा संक्रामक और ज्यादा घातक है। चूंकि देश में अब हर दिन 3.5 लाख से 4 लाख के बीच मामले आ रहे हैं, ऐसे में मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए यह हैंडल करना नामुमकिन हो चुका है। भले ही कोविड टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की सिफारिश की है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को अपने राष्ट्रीय संबोधन में लॉकडाउन को कोरोना का मुकाबला करने के लिए आखिरी विकल्प बताया था। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में एक सदस्य के हवाले से कहा गया है कि कोविड-19 टास्क फोर्स इस बात को आक्रामक तरीके से पिछले कुछ हफ्तों से कहने की कोशिश कर रहा है। हमें उच्च पायदान पर बैठे हुए लोगों को बताना चाहिए कि हमें लॉकडाउन चाहिए। टुकड़ों में हम कई राज्यों में जो कुछ अब कर रहे हैं, उसके मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि सीधी बात यह है कि यह हर जगह फैल रहा है। कई जानकारों का मानना है कि लॉकडाउन ही मात्र स्वीकार्य वैज्ञानिक टूल है और इसी के माध्यम से स्थिति को काबू किया जा सकता है और वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण की लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वो वायरस के प्रसार को रोकने व खत्म करने के उपायों पर ध्यान दें। केंद्र और राज्य सरकारें सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें। दूसरी लहर की तीव्रता के मद्देनजर जनहित में वो लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी या फिर तीसरी लहर को रोकने के लिए आंशिक या फिर पूर्ण लॉकडाउन की मिसालें सामने आई हैं। जिस तरह से देश में कोरोना बेकाबू हो रहा है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि संपूर्ण तो नहीं, लेकिन आंशिक लॉकडाउन की संभावना बन रही है। हालांकि कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस दिशा में कदम उठा रही हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोप के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। फ्रांस में 1 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। पोलैंड में 3 हफ्तों के लिए गैर जरूरी दुकानें बंद की गई हैं। बेल्जियम में शर्तों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। इटली में रोम और मिलान रेड जोन घोषित किया गया। ब्रिटेन में भी दूसरी लहर के वक्त 1 महीने का सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी भारत में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कुछ हफ्तों का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। डॉक्टर एंथनी फाउची ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, भारत में जिस तरह से कोरोना संक्रमण का फैलना जारी है, लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड के लिए परेशान हो रहे हैं। दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। लोग पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। लोगों को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेकाबू हो रहे कोरोना की वजह से भारत इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में तत्काल रूप से क्या करना जरूरी है ताकि महामारी पर लगाम लग सके। इस स्थिति में देश में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। डॉक्टर एंथनी फाउची की कही ये बात इतनी अहम क्यों है? इसके लिए डॉक्टर एंथनी फाउची के इतिहास और उनके करियर पर नजर डालनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि पिछले साल डॉक्टर फाउची पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अक्सर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ नजर आया करते थे। कोविड की रोकथाम को लेकर उनके और ट्रंप के बीच के मतभेद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जाहिर कर देते थे। वो किसी दबाव में नहीं आते हैं। डॉक्टर फाउची अहम क्यों? 80 साल के डॉक्टर फाउची बाइडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार हैं। वो इससे पहले 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। 50 साल से संक्रामक रोग के क्षेत्र में काफी शोध किया है। फिलहाल अमेरिका की कोविड टास्क फोर्स के अहम सदस्य हैं। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी राष्ट्रपति मेडल मिला है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया। खास बात यह है कि जहां जहां लॉकडाउन का इस्तेमाल किया गया, वहां पर कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर रोकथाम लगाने में मदद मिली है। यह देश में कोरोना के सबसे प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। कुछ हफ्ते पहले मुंबई में हर दिन 10,000 से ज्यादा केस आ रहे थे।
अस्पतालों में हालात बद से बदतर हो रहे थे। न हॉस्पिटल में बेड मिल रहा था, न दवाएं। ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान थे। स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने सख्त कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। हालांकि पूरे राज्य में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा कम नहीं हुए हैं, लेकिन मुंबई में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। मुंबई में 30 अप्रैल को 3,925 केस आए, 1 मई को 3,908 और 2 मई को 3,672 नए मामले आए। इस ट्रेंड से पता चलता है कि मामले हर दिन धीरे धीरे थोड़े कम हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इसका पूरा श्रेय सख्त कर्फ्यू को दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र की क्या भूमिका है, वैक्सीनेशन के दाम को लेकर, लोगों को लगाने तक को लेकर केंद्र से पूछा है। हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि अब तो चुनाव खत्म हो गए, ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए। वैक्सीन को लेके भी संभ्रम है। सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है, हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें। मुंबई में भले ही रफ्तार कम हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी हर दिन करीब 60,000 मामले आ रहे हैं। इसी वजह से इस वक्त देश में ऐसे 10 से ज्यादा राज्य हैं जिन्होंने शर्तों के साथ लॉकडाउन या फिर सख्त कर्फ्यू लगा रखा है। देश में कहां-कहां लॉकडाउन? महाराष्ट्र में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन है। देश की राजधानी दिल्ली में भी पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा और उड़ीसा में पूरा लॉकडाउन है। पंजाब में फिलहाल मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश में भी 7 मई तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक में भी लॉकडाउन है, जबकि बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। सरकार हर कदम उठा रही है जिससे कोरोना को पराजित किया जा सके, कोरोना को समाप्त किया जा सके। जहां जैसी आवश्यकता होती है वैसा कदम उठाया जाता है। आज की यही आवश्यकता है कि कोरोना कर्फ्यू जो है उसको बढ़ाया जाए, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको 2 दिन के लिए और एक्सटेंड किया है, यानी मंगल और बुध के लिए। दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद भी अभी तक कोरोना की चेन तोड़ने में बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं दिखी है। दिल्ली में केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 19 अप्रैल को पहली बार 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था। इसके बाद 2 बार इस लॉकडाउन का एक्सटेंशन कर चुके हैं। फिलहाल 7 मई तक लॉकडाउन है। दिल्ली में कोरोना के पिछले कुछ दिनों के आंकड़े थोड़े उत्साहित करते हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को देखें तो थोड़ी उम्मीद जगती है। दिल्ली में 30 अप्रैल को 27,047 मामले सामने आए थे। 1 मई को 25,219 नए मामले आए और फिर 2 मई को 20,394 नए मामले सामने आए। साफ है कि कोरोना के नए मामलों में थोड़ी गिरावट आ रही है। हालांकि एक सच ये भी है कि देश में कई जगह कोरोना की अभी भी पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हो रही है। ऐसे में गिरते ट्रेंड पर फिलहाल कुछ भी दावे से कहना मुश्किल है। दिल्ली एनसीआर के भी कई इलाकों से शिकायतें आ रही हैं कि लोगों को कोविड टेस्ट कराने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जो लोग टेस्ट करा रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी 3 या 4 दिनों के बाद आ रही है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण की रियल टाइम में सही तस्वीर नहीं मिल पा रही है। कोरोना की रोकथाम में ये बड़ी बाधा है। जानकारों के मुताबिक अगर सरकार देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाकर लोगों की पर्याप्त टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर लगाए तो स्थिति में बहुत तेजी से सुधार आ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।